यहाँ डिस्कस करेंगे जो विजुअलाइज का टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला है, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 है यहाँ पर मेंस का, जिसका मैंने पार्ट 3 तक डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पार्ट 3 मतलब जैसे कि एक पार्ट में मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन अगले के, और इसे करके मैंने टोटल आपके 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए 3 पार्ट तक, राइट। तो ये पार्ट 4 रहेगा, इसमें आपका 16 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट नंबर 2 को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जो टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 4 रहेगा, देखते हैं इसको। यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है क्वेश्चन में भारतीय लोकतंत्र के, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी जो आरपीए है उसके महत्व पर चर्चा करना है। तो आपको दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए, पहला बात दृष्टिकोण आपको बताना है। दृष्टिकोण में आपको लिखना है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम आरपीए है 1951, इस पर संक्षिप्त परिचय देंगे कि ये क्या है। आपको इंट्रोडक्शन में बता देना है कि क्या है, और ये जो भी रहेगा उसको 2 से 3 लाइन में बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है, इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में आपको बताएंगे इसके क्या क्या प्रावधान है, इसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। ये भारतीय लोकतंत्र के सुचारू रूप से कैसे सहायता कर सकता है, ये सब आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताएंगे। तीसरे पॉइंट में अपना आप निष्कर्ष लिखेंगे, जो यहाँ पर इसका निष्कर्ष रहेगा वो आप यहाँ पर निष्कर्ष अपना बताएंगे इसमें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आप जो लिखेंगे इसका जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है भारत की जो संविधान है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 327A, ठीक है, कौन सा 327, ठीक है, 327 बोल सकते हैं। 327 के तहत संसद को जो संसद राज्य विधानमंडल है उसके लिए निर्वाचित कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचक क्षेत्रों के जो परिसीमन है उससे संबंधित मामलों के संबंध में उपबंध करने की क्या शक्ति देता है, राइट। आप यहाँ पर बताएंगे। इसलिए क्या सरकार ने इस संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को पुनर्स्थापित, ठीक है, पुनर्स्थापित किया है। यहाँ पर इतना बता देंगे, राइट, पुनर्स्थापित किया है। उसके बाद से अपना नीचे हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग रहेगी, क्या रहेगी, आरपीए जो है आपका, आरपीए क्या, जो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसके कुछ प्रमुख उपबंध हैं जो भारतीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन में सहायता करते हैं, ये निम्नलिखित है, ऐसे करके हेडिंग लिखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर हेडिंग से ही लिखेंगे भारतीय राजनीति का विअपराधीकरण, ठीक है, भारतीय राजनीति का विअपराधीकरण, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर लिखेंगे, पहला हेडिंग रहेगा। इसमें आप लिखेंगे हेडिंग में यह अधिनियम जो सदन है, सदन की सदस्यता के लिए अर्हताएं जो होती हैं, अर्हताएं मतलब जो इनकी क्वालिफिकेशन होती हैं, और जो निर्हरताएं होती हैं मतलब जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, मैं लिख देता हूँ ऊपर निर्हरताएं और अहर्ताएं, ठीक है, अर्हताएं। तो ये आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होती है, राइट। ये संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों जो निर्वाचन है उनमें क्या है, उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों के लिए संबंध में यहाँ पर क्या प्रावधान करता है, ठीक है। साथ ही इसके तहत ऐसे निर्वाचक संबंध या उससे उत्पन्न होने वाले संदेह और जो विवाद हैं उसके निर्णय के लिए यहाँ पर प्रावधान है वो शामिल किए गए होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात आप फर्स्ट पॉइंट में, आप फर्स्ट हेडिंग में बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस तरह से आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आपको लिखना है, यहाँ से सेकंड पॉइंट लिखेंगे जवाबदेही और पारदर्शिता, ठीक है, जवाबदेही और पारदर्शिता, ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा हेडिंग। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे आरपीए 1951 की धारा 77, ठीक है, धारा 77 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन के दौरान किए गए सभी व्यय का पृथक और सही विवरण प्रदान करेगा, ठीक है। इससे क्या सार्वजनिक धन का उपयोग या व्यक्तिगत जो यहाँ पर लाभ है उसके लिए सत्ता का दुरुपयोग में उम्मीदवार की जवाबदेही और पारदर्शिता क्या सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है। थर्ड हेडिंग क्या लिखेंगे, तीसरी हेडिंग निर्वाचन उत्तरदायित्व का स्पष्ट परिसीमन। इसमें लिखेंगे आप यह निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र का प्रावधान करता है। इस तंत्र के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर कार्य क्या है, प्रत्यायोजन, ठीक है, जो आपके प्रत्यायोजन होते हैं उस पर जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पर्यवेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके जो कर्तव्य होते हैं, समान कर्तव्य होते हैं, उनका उत्तरदायित्व इसमें शामिल होता है, राइट। ये आप यहाँ पर बता देंगे इस पॉइंट में। अगला जो हेडिंग रहेगी आपकी राजनीतिक चंदे की घोषणा, ठीक है, जो आपका चंदा लेते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक चंदे, राजनीतिक जो चंदे जिसको दान करते हैं, जो दान होता है जो पंजीकरण, तो उसमें तो राजनीतिक चंदे जो होते हैं उसमें क्या है, उसकी घोषणा। तो उसमें क्या लिखेंगे आप इस पॉइंट में, यह नियम निर्वाचनों में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के पंजीकरण और अंशदान स्वीकार करने, ठीक है, और उनकी जो अधिकार है उसको प्राप्त चंदे की घोषणा के प्रावधान को शामिल करता है, यह बता देंगे।
इसमें अगला पॉइंट हेडिंग जो लिखेंगे वो क्या है, सहभागी लोकतंत्र। ठीक है, सहभागी लोकतंत्र में क्या लिखना है आपको, इसके अंतर्गत लिखना है यह मतदान के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार के रूप में उपबंध करता है और निर्वाचनों में मतदान की शैली की घोषणा करता है। साथ ही क्या है, यह वोटिंग मशीनों और कुछ वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए मतदान की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद एक हेडिंग और लिखेंगे यहाँ पे, विवाद निवारण तंत्र। ठीक है, विवाद निवारण तंत्र। ठीक है, उसमें क्या लिखना है आपको, ये चुनाव, ठीक है, ये चुनाव याचिकाओं को दायर करने की विधियों का उपबंध करके जो निवारण तंत्र है वो प्रदान करता है। साथ ही क्या, उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं पर विचार है उस पर करने का अधिकार भी यहाँ पर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप इतना हेडिंग में बता देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना एक निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे कि ज्ञात है कि धारा 58A, ठीक है, धारा 58A बूथों में बलात् जो ग्रहण है, ठीक है, बलात् ग्रहण से संबंधित आरपीए 1951 को और मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे अपना निष्कर्ष लिखेंगे और आपका यहाँ से आंसर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्या है, 70 नंबर है 42वें संविधान संशोधन। राइट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, चर्चा करना है। पहली बात क्या है, देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, आपको पहले बताना भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है ये क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या बताएंगे, जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसके माध्यम से पूरा स्थापित किए गए जो प्रमुख परिवर्तन किए गए, जैसे यहाँ पे बताएंगे क्या क्या परिवर्तन किए गए, उस पर चर्चा कर देनी है। राइट, उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखना तीसरे पॉइंट पे। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें इतने ही पॉइंट बन सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो 42वें संविधान संशोधन है उस पर चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा। तो देखते हैं क्या लिखना है, आप लिखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन यहाँ पर किए गए हैं, सबको भी पता है ये बात। ठीक है, इसके तहत संविधान के कई पहलू, ठीक है, उनको प्रभावित करने वाले जो व्यापक संशोधन है उसके माध्यम से भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है, ये आप यहाँ पर इसमें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखना है, जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में किए गए कुछ प्रमुख जो परिवर्तन है निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या है, नंबर 1 उद्देशिका में परिवर्तन। फर्स्ट क्या है, उद्देशिका में परिवर्तन। इसमें लिखेंगे आप, सर्वप्रथम इसने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरा शब्दावली राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कर दिया। ठीक है, हालांकि संविधान के विभिन्न उपबंध ने इससे पहले प्रतिबिंबित कर दिया था कि किंतु इन शर्तों को शामिल करने से भारत के संविधान को बदले हुए चरित्र को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाएगा। तो ये आप इतना पॉइंट आप बता देंगे। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो बात रहेगी वो क्या बताएंगे, सेकंड हेडिंग रहेगी 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। उसमें लिखेंगे 7वीं अनुसूची में परिवर्तन। तो उसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखेंगे शिक्षा, ठीक है, वन, न्याय प्रशासन आदि सहित क्या है 5 विषय को राज्य सूची से यहाँ पर समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी प्राय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो संघीय तनाव है उसमें भी उत्पन्न हुआ था। ये सेकंड बात बताएंगे। तीसरा पॉइंट में आपको बताना है मूल कर्तव्यों का समावेश। ठीक है, मूल कर्तव्यों का समावेश। उसमें क्या लिखना है, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A के तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य, ठीक है, कितने 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। यद्यपि इनकी जो गैर प्राकृतिक है वो न्यायिक है, किंतु ये इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जो नागरिक के लिए अधिकार हैं उनके साथ साथ उत्तरदायित्व भी यहाँ पर शामिल होते हैं, शामिल होने चाहिए। राइट, ये आप यहाँ पर इसमें बता देंगे ये हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी चौथी वाली, उसमें क्या लिखना है, न्यायपालिका की शक्ति में परिवर्तन। ये चौथी हेडिंग है, न्यायपालिका की शक्ति में परिवर्तन। इसमें आपको लिखना है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और रिट संबंधित क्षेत्राधिकार में कमी की गई है। ठीक है, साथ ही संविधान संशोधनों को न्यायिक जो समीक्षा है उससे परे रखा गया है और इस प्रकार नियंत्रण और संतुलन प्रणाली को प्रभावित किया गया है। ये आप यहाँ पर इसमें बता देंगे चौथी हेडिंग में। पांचवी हेडिंग क्या रहेगी, पांचवी हेडिंग रहेगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन, जो आपके डीपीएसपी है उसमें परिवर्तन। तो संविधान के 3 नए जो डीपीएसपी है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो शामिल किए गए और एक में संशोधन किया गया है। इन परिवर्तनों के माध्यम से वंचित विधिक सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 39A, ठीक है, आर्टिकल 39 से कामगारों के अधिकार को सुनिश्चित किया गया इसमें। ठीक है, कामगारों को जो सुनिश्चित किया गया वो किया गया आर्टिकल 43A, इसमें ये किया गया है। राइट, और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुच्छेद 48A यहाँ पर किया गया है, इसका प्रयास किया गया। तो ये सब क्या है आपके जो यहाँ पर डीपीएसपी उसमें परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, इस टाइप से आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, मूल अधिकारों पर सभी
निर्देशक जो तत्व हैं, ठीक है, सभी निर्देशक तत्व हैं, उनको प्रधानता देने के लिए अनुच्छेद 31C 31C अनुच्छेद 31C में संशोधन किया गया था। ये आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद अगले हेडिंग एक और लिखेंगे, न्यायाधिकरण का गठन, ठीक है, जो आपका न्यायाधिकरण होते हैं, ठीक है, न्यायाधिकरण का गठन, राइट, इसमें लिखेंगे आप 42वें संविधान संशोधन ने सस्ते और सरल त्वरित न्याय को सुनिश्चित किया तथा संविधान में भाग 14, ठीक है, भाग 14 को जो समाविष्ट करके साधारण न्यायालयों में बोझ कम कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपका भाग 14A में प्रशासनिक मामलों के न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A, ठीक है, 323A और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323B यहाँ पर क्या है, शामिल हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बात बता देना है। उसके बाद देखते हैं संसद में क्या परिवर्तन किए गए। ये हेडिंग डालनी, संसद में परिवर्तन। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है संसद, देखो संसद में परिवर्तन ऐसे करके आप हेडिंग डाल सकते हैं, संसद में परिवर्तन। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट दिए तो इसके ऐसे करके पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट ऐसे करके फिगर से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। संसद में परिवर्तन, एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे संसद में परिवर्तन में पहले पॉइंट में 42वें संविधान संशोधन है, ठीक है, उसमें उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 74, ठीक है, आर्टिकल 74 में स्पष्ट रूप से संशोधन किया गया है तथा ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, किंतु राज्य के राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया। फर्स्ट पॉइंट बताएंगे। सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे आप? सेकंड पॉइंट बताएंगे इस संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, क्या 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था एवं गणपूर्ति की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया था। ये आप यहाँ पर बताएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग संघीय ढांचे में बदलाव, संघीय ढांचे, ठीक है, संघीय ढांचे में बदलाव, ये आपकी हेडिंग रहेगी। नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखेंगे इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित जो प्रावधान है वो संशोधन करते हुए केंद्र को कानून की व्यवस्था की स्थिति में निपटने के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को तैनाती करने का अधिकार दे दिया गया था। इतना बात आप यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में आप लिखेंगे इसी प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। इसके कई प्रावधानों को यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी, राइट। तो यहाँ पर आप ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे इसमें इतना भी बता सकते हैं, कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर अपना जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि इसके परिणाम स्वरूप आप ये जो कुछ केस हैं, जैसे मिनर्वा मिल्स बनाम आपका भारत संघवाद 1980 का केस था, वो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, किसके रूप में यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई थी, राइट। तो यहाँ पर इतना आप निष्कर्ष में बता सकते हैं। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में भारत की न्यायिक प्रणाली की संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की न्यायिक प्रणाली के साथ तुलना करना है। जो भारत की न्यायिक प्रणाली है उसकी यूएसए के साथ क्या है, यूएसए और आपका यूके के साथ न्यायिक प्रणाली की तुलना करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्या से, देखो अच्छा आंसर अच्छा है, ठीक है। देखो यहाँ से इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, आंसर को स्टार्ट करेंगे। पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लोग इसका जो दृष्टिकोण है तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की जो न्यायपालिका है उसके महत्व का वर्णन बताएंगे, क्या है न्यायपालिका, उसके बारे में बताएंगे। डायरेक्ट आपको यहाँ पे मतलब ये तुलना नहीं करने लगना है, सीधे आप बताना है न्यायपालिका के बारे में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से बताना है भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, उसकी न्याय प्रणाली है, क्या है, इसकी तुलना करेंगे भारत के साथ, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार भारत की यूके के साथ करेंगे। तो इस टाइप से आपको करना है और उसके बाद निष्कर्ष दे देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे इसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की न्यायिक प्रणाली की तुलना, ये हेडिंग डालेंगे। पॉइंट में लिखेंगे, हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट में कोई नंबर नहीं डालना है, सिर्फ पॉइंट बना देना उसमें, ठीक है। तो लिखना है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में संविधान देश की सर्वोच्च विधि के रूप में, जबकि न्यायपालिका जो है संविधान के संरक्षक और व्याख्याता के रूप में कार्य करती है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। हालांकि भारत में, ठीक है, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा यूएसए की तुलना में सीमित है, ये आप बताएंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या बताना है आपको? थर्ड पॉइंट या पॉइंट आप लिख भी सकते हैं नंबर, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है जबकि यूएसए विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करता है। हालांकि भारत में विभिन्न न्यायिक घोषणाएं के माध्यम से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार यह विधि की उच्च प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ये बताएंगे थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में बताएंगे क्या, भारतीय उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों तक ही सीमित है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। फोर्थ पॉइंट में बताएंगे। पांचवा पॉइंट में क्या बताएंगे, भारतीय उच्चतम न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में शामिल है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में यह क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। छठा नंबर क्या बताएंगे, भारतीय न्याय प्रणाली के पास संविधान के कुल अनुच्छेद 136, ठीक है, 136 के तहत अपीली भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय जो न्यायिक प्रणाली है उसके पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति जो व्यापक है देने का विशेषाधिकार है या विवेकाधिकार है। ठीक है, हालांकि क्या अमेरिकी न्यायिक प्रणाली के पास ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं है। 6 पॉइंट आपके हो गए। 7वां पॉइंट में आपको लिखना है भारत, देखो 6 पॉइंट आपके पूरे, उसके बाद भारत आपने दिखा दिया यूएसए का, अब भारत यूके का दिखाएंगे। ठीक है, इंडिया और यूके का दिखाएंगे, वो यूएसए का आपको पूरा हो गया। उसमें लिखेंगे आप यूके वाले में फर्स्ट पॉइंट, भारत में एकल एकीकृत प्रणाली है जहां राज्य और केंद्र दोनों को कानून या उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में प्रशासित किया जाता है। यूके में केवल एकीकृत क्या है, न्यायिक प्रणाली, एकीकृत न्याय प्रणाली नहीं है। ठीक है, यूके में क्या एकीकृत न्याय प्रणाली नहीं है, इसकी वजह इंग्लैंड और वेल्स के लिए एक प्रणाली, स्कॉटलैंड के लिए दूसरी प्रणाली है। ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड के लिए क्या है, अलग प्रणाली। हालांकि यहाँ पर क्या ज्यादातर मामले उच्चतम न्यायालय और अपील जो न्यायालय है उसके रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए। तो आपको पहला पॉइंट इसका ही बताना है, यूके वाला। सेकेंड पॉइंट में क्या बताना है, भारत का संविधान संसदीय जो संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण का अनुसरण करता है, जबकि ब्रिटेन में विधायी सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता पर आधारित न्यायिक प्रणाली है। ठीक है, ये आपको सेकंड पॉइंट में बताना है। उसके बाद क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर एक और बता देना है इसका, भारत में भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा, ठीक है, के विशिष्ट व्यापक संविधान या प्रावधान शामिल हैं, संविधान में प्रावधान शामिल है। हालांकि जैसे अनुच्छेद 13, ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, ठीक है, और अनुच्छेद 136, 143, 226, ठीक है, ये सब जो अनुच्छेद हैं यूनाइटेड किंगडम में अलिखित संविधान है और वहाँ न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। यूके में न्यायिक समीक्षा जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरे हो गए पॉइंट। उसके बाद अपना आपको निष्कर्ष लिखना है। इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में इसको बताएंगे। निष्कर्ष में कैसे लिखना है, निष्कर्ष लिखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और भारत उदार लोकतांत्रिक देश हैं। इनमें से प्रत्येक देश में न्यायपालिका को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली स्थिति प्राप्त है। तीनों देशों में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, ईमानदार और कुशल न्यायपालिका स्थापित है। ठीक है, इन देशों में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया है, जहाँ जो न्यायपालिका है इसके अन्य दो अंगों में हस्तक्षेप से स्वतंत्र है। तो इस टाइप से क्या आपका 18वां जो आंसर है वो यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा देखो दृष्टिकोण हमारा क्या होगा, दृष्टिकोण को बनाएंगे। देखो दृष्टिकोण हमारा किसके बारे में पूछ रहा है, भारत का जो आपका निर्वाचन आयोग है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसके बारे में आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है, क्या है ये। ठीक है, सेकंड बात में आपको यहाँ पर बताना है इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के क्या संवैधानिक प्रावधान है, इस स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है, आप ये बताएंगे सेकंड बात में। थर्ड बात में अपना आप निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो यहाँ पर बताएंगे जो आप भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में आप बताएंगे, क्या बताएंगे यहाँ पर, यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, यह भारत में संघ और राज्य की निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन जो है उनका क्या संचालन करता है। राइट, इसके बाद भारत के संविधान ने निम्नलिखित यहाँ पर प्रावधान के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है। क्या क्या सुनिश्चित की गई है आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताना है हेडिंग के। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर अपना संवैधानिक स्थिति, इसमें लिखेंगे भारत का संविधान अनुच्छेद 324, ठीक है, 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, यह प्रावधान आयोग के लिए एक संवैधानिक स्थिति को सुनिश्चित करता है। राइट, आयोग की शक्तियों और कार्यों में संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, जिन्हें देश के किसी भी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राइट, ये हो गया। सेकंड हेडिंग लिखना है आपको कार्यकाल की सुरक्षा, इसमें क्या लिखना है सेकंड हेडिंग में, कार्यकाल की सुरक्षा। इसमें लिखेंगे आप मुख्य निर्वाचन आयोग को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, उसे उसके जो पद हैं उससे उसी रीति से उसी तरह हटाया जा सकता है जिस रीति से उसे जिस आधारों पर उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है,
ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है ऐसा, राइट, ये आपको याद रखना है। उसे राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित करके संकल्प के आधार पर उसे अगर यह कदाचार होता है तो या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है उसको, राइट। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, यद्यपि उसे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था, लेकिन उसका राष्ट्रपति अपना प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है, इसके अलावा किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है, ये भी आपको बात याद रखना है। अगला हेडिंग है निश्चित सेवा शर्तें, इसमें लिखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों की उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी लाभकारी, ठीक है, जो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये आपको हेडिंग में लिखना है। इसके बाद अगली हेडिंग है निर्वाचन प्रक्रिया का अधिकार, ठीक है, जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका अधिकार, इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन में जो अधीक्षण है उसके निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ निर्वाचन आयोग में निहित हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की एक स्थगन या निरस्तीकरण मतों की जो पुनर्गणना होती है वो यहाँ पर अधिकारों का स्थानांतरण करने के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होती है उसको, ठीक है, ये बात यहाँ पर बताएंगे। नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, थोड़ा सा ये स्पेस दे के लिखेंगे। हालांकि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो आपका चुनाव आयोग है, इसके स्वतंत्र कामकाज के संबंध में कुछ समस्याएं भी विद्यमान है ना। इसमें लिखेंगे निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसमें भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, इसलिए संभावना बनी रहती है कि सत्ताधारी दल किसी समर्थक व्यक्ति को आयोग में नियुक्ति कर दें जो चुनाव उस दल का पक्ष ले सकता है, ठीक है। साथ ही संविधान ने जो सेवानिवृत्त होने के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा यहाँ पर पुनर्नियुक्ति किया है उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, ये आपको यहाँ पर पॉइंट बता देना है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है इन समस्याओं के बावजूद विगत वर्षों में भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में उभरा है, साथ ही इसने अपनी शक्तियों के प्रयोग निर्वाचन जो प्रक्रिया है निष्पक्षता है वो सुनिश्चित करने के लिए किया गया है इसका, ठीक है। आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा के लिए निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से काम किया है और देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है, ये आपको इसमें निष्कर्ष में लिख देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है 20, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है यद्यपि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है तथापि न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा को धुंधला कर दिया है, इस संदर्भ में क्या चर्चा करना है। तो दृष्टिकोण क्या बनेगा, दृष्टिकोण बनेगा जिसके बारे में बात कर रहा है उसको दृष्टिकोण बनाते हैं, ठीक है। देखो शक्ति के पृथक्करण की क्या अवधारणा क्या है इसके बारे में बताएंगे। सेकंड पॉइंट बताएंगे, चर्चा करेंगे आपकी जो आपकी न्यायिक सक्रियता है शक्ति के पृथक्करण को किस प्रकार धुंधला कर रही है ये बताएंगे, और तीसरे में अपना निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की परिकल्पना इस बात पर आधारित है कि सरकार के एक अंग को अन्य अंगों की तरह कार्य हैं उसमें क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राइट। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों को संविधान में स्पष्ट रूप से क्या है विभाजित किया गया है कि ताकि एक दूसरे अंग के कार्य यहाँ पर अतिक्रमण ना कर सकें, ये आपको याद रखना है। हेडिंग डालेंगे आप भारतीय संविधान के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण संबंधित प्रावधान, ये हेडिंग डालेंगे। इस हेडिंग के अंतर्गत पहला सब हेडिंग लिखेंगे अंदर अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 122 और 213, 122 और 212 सॉरी 122 और 212, इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों के तहत न्यायालयों को संसद राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई है उसकी जांच करने से प्रतिबंध करता है, ये आप बताएंगे। सेकंड पॉइंट इसे हम बताएंगे अनुच्छेद 121, ठीक है, 121 और आपका 211, ये अनुच्छेद प्रावधान करते हैं कि संसद राज्य विधानमंडल में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है। हालांकि संसद राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों को हटाने के उद्देश्य से यहाँ पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर क्या है चर्चा कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर इसमें बताएंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। अगला क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट आपका रहेगा जनहित याचिकाएं, या बोलेंगे इसको रिट याचिकाओं के माध्यम से। थर्ड क्या पॉइंट है, जनहित याचिकाएं या रिट याचिकाओं के माध्यम से। इसमें लिखेंगे न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं के माध्यम से अक्सर विधानमंडल की जो भूमिका है उसका अतिक्रमण किया गया है, ठीक है। यह अतिक्रमण प्रायः सार्वजनिक हितों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर किया गया है, ये आपको ये बता देना है। अगली हेडिंग डालेंगे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थानवाद, ठीक है, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थानवाद 1997, ये केस को डालेंगे आप हेडिंग में। इसमें लिखेंगे इस वाद में ये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के प्रति न्यायोचित
व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यस्थलों का पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। इसमें कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों को संसद द्वारा लैंगिक समानता के प्रवर्तन के लिए कोई कानून पारित किए जाने तक एक कानून के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार न्यायालय द्वारा उन्हें विधायी शक्ति प्रदान की गई है, ये आपको बताना है। 5वें नंबर पॉइंट में लिखेंगे हेडिंग में कानून बनाने की प्रक्रिया। इसमें लिखेंगे विधायिका द्वारा तैयार किए गए कानून नई समीक्षा से गुजरना पड़ता है। नई समीक्षा के तहत ये कानून उचित प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली जो न्यायालय है उसकी व्याख्या पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसी में आप दिखा देंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद को दिखा देंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973। इसमें आप बता देंगे उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये सिद्धांत देश की संवैधानिक संशोधन की शक्ति को एक प्रकार से सीमित करते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट बता देंगे। इसी तरह नीचे लाइन थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखेंगे। इसी तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक राष्ट्रीय नियुक्ति जो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसको असंवैधानिक घोषित करते हुए ये क्या रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने इस कदम को न्यायोचित अतिक्रमण के रूप में देखा। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 1999 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से स्थापित यहाँ पर किया गया था। ये आपको बात बता देना है। ठीक है, उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखना है। यहाँ पे निष्कर्ष में लिखेंगे नई सक्रियता न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों को जनता के प्रति सौंपे गए उनके संवैधानिक कार्यों को निर्वहन करने के लिए प्रेरित या बाध्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। साथ ही क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करती है और कानून के शासन में लोगों के विश्वास को पुष्टि करती है। ठीक है, इसलिए न्यायिक सक्रियता जो अल्पावधि है उसमें एक स्वायत्त योग्य उपाय हो सकता है। हालांकि न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक अतिक्रमण के बीच अत्यधिक जो महीन विभाजन होता है, रेखा होती है, वो विद्यमान है। ठीक है, जिसे न्यायपालिका को ध्यान में रखना चाहिए और जो क्या है जो न्यायिक अधिकारी हैं उनमें स्वयं का संविधान के लिए मूल जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर देंगे। तो इस टाइप से आप निष्कर्ष ऊपर से जो 2 लाइन मैंने बताया वो भी 2 लाइन आप लिख सकते हैं, ये पूरा भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना टाइप से अपना निष्कर्ष आपको लिखना है। राइट, तो यहाँ से आपका आंसर ये 20 नंबर पूरा हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे आप। ये तो यहाँ देखो पूरा हो गया आपका 20 क्वेश्चन टेस्ट 1 के पार्ट 4 तक आपके पूरे हो गए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 2, वो सेकंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना टेस्ट नंबर 2, उसका पार्ट 1 1 से 5 तक वहाँ आपके करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या है 2024 का जितना भी क्वेश्चन है वो आपका मेंस का प्रैक्टिस होता चलेगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।